2019 के महारण से जुड़ी आज की दो बड़ी खबरें। एक तरफ यूपी में मायावती अखिलेश के गठबंधन का काउंटडाउन शुरू हो गया। कल लखनऊ में मायावती और अखिलेश यादव की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें एसपी बीएसपी के गठबंधन का ऐलान होगा। वहीं दूसरी तरफ रामलीला मैदान में पीएम मोदी अपनी पूरी सेना के साथ 2019 के लिए महामंथन करेंगे। बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह नेताओं और कार्यकर्ताओं को 2019 में जीत का मंत्र देंगे। मोदी दोनों दिन रामलीला मैदान में रहेंगे, जिसकी वजह से रामलीला मैदान में ही मिनी पीएमओ बनाया गया है, जहां से मोदी सरकार का कामकाज भी देखेंगे। तो इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। 2019 के महारण से जुड़ी ये दोनों खबरें हैं। यूपी में मायावती और अखिलेश यादव के महागठबंधन का काउंटडाउन कह सकते हैं शुरू हो चुका है और कल ये दोनों दल एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें ये अपने गठबंधन का आधिकारिक रूप से ऐलान कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात यूपी में महागठबंधन की, जिसमें आरएलडी ने पेंच फंसा दिया है। महागठबंधन के फॉर्मूले के मुताबिक अखिलेश यादव और मायावती आरएलडी को 2 सीटें देना चाहते हैं, लेकिन आरएलडी 6 सीटों की मांग पर अड़ी है। आरएलडी की दलील है कि पार्टी की मान्यता बचाने के लिए कम से कम उन्हें 6 सीट दी जाए, लेकिन मायावती अजीत सिंह की पार्टी को ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों से खबर यह भी है कि मायावती चाहती हैं कि अगर अखिलेश आरएलडी की सीट बढ़ाना चाहते हैं तो अपने कोटे से उन्हें सीटें दे दें। मायावती बीएसपी की सीटों में कोई कटौती करने को राजी नहीं है। सबसे पहले आपको अजीत सिंह का वो बयान दिखाते हैं, जिससे आप महागठबंधन का पूरा पेंच समझ पाएंगे। 2 सीट बताया जा रहा है कि आरएलडी को दी जा रही है। अभी सीटों की बातचीत नहीं हुई। आप कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि लड़ेंगे? अभी जब सीटों की बातचीत हम जो गठबंधन के साथी हैं उनसे करेंगे। अगर 2 सीट मिलती है तो क्या आरएलडी कौन-कौन सी सीट रहेंगी? जब सीटों की गठबंधन की बात होगी तब ये बात होगी। बीएसपी एसपी 37 सीटों पर लड़ रही है, जबकि अमेठी और रायबरेली पर कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करना चाह रही। भाई ये मैंने अखबारों में भी पढ़ा है, लेकिन अभी सतीश शर्मा जी ने खुद टीवी पे कहा है कि अभी बातचीत नहीं हुई है और अभी किसी को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने की बातचीत भी नहीं हुई। एक चीज ये है कि क्या कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा होगी? देखिए, ये जो बड़ी पार्टी 2 है यहाँ पे अपोजिशन में, मायावती जी हैं और अखिलेश जी हैं, ये वो तय करेंगे। क्या कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएलडी की तरफ से आप या जयंत चौधरी शामिल होंगे? सुना नहीं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप या जयंत चौधरी के सामने? मैं तो यहाँ पे हूँ, मेरी तो जानकारी नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, इसलिए मुझे मालूम नहीं है उसमें कौन शामिल। और जिस तरह से अजीत सिंह ने कहा है कि उन्हें जानकारी नहीं है अभी इस गठबंधन की कितनी सीटें किसको मिलेंगी, इसके बाद अखिलेश यादव का पहला बयान आया। उन्होंने कन्नौज की चौपाल में साझा बयान ये जारी किया है। 2-3 सवाल और हैं, मैं दोनों तीनों एक साथ पढ़ दूं जिससे आप एक साथ जवाब दे सकें। एक और सवाल इसी से जुड़ा आशुतोष मिश्रा जी ने पूछा है @दी आशु मिश्रा से कि माननीय यादव अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में आपके शासनकाल में नियुक्ति होने के कारण हम 31,000 निदेशकों को बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दिया जा रहा है, कृपया आप हमारी मदद कीजिए। एक और सवाल है कि माननीय अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में 31,000 निदेशकों को घोषणा पत्र में नियमित करने को शामिल करने की कृपा करें, सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हम 31,000 अनुदेशक परिवार सदैव आपके आभारी रहेंगे। तो यह निदेशकों की बड़ी समस्या है, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपका जवाब। मुझे अच्छी तरह याद है जिस समय समाजवादी सरकार थी, बड़े पैमाने पर जितने भी शिक्षा मित्र थे वो ट्विटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से या जनता दरबार में लगातार समाजवादियों से संपर्क करते थे। अनुदेशक लोग भी हमसे संपर्क लगातार बना के रखते थे। शिक्षा मित्रों को जो सुविधा दी, जिस तरीके से उनको हम लोगों ने समायोजित किया, और बाद में शिक्षा मित्रों के साथ जो धोखा हुआ, उसमें कई आत्महत्या भी कर लिए। हम इन अनुदेशकों को भरोसा दिला सकते हैं कि पिछली बार भी समाजवादियों ने काम किया था और रास्ता निकाला था। आने वाले समय में जब हम लोग सत्ता में होंगे तो आपके लिए भी सोचेंगे और रास्ता निकालेंगे हम। और अभी तो हम सदनों में आपकी आवाज, तो आपके जितने भी सवाल हैं दोनों सदनों में, विधानसभा में और विधान परिषद में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी लोग उठाएंगे। कि बीजेपी का खुद
45 दलों के साथ गठबंधन है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पिछला चुनाव और पिछले कई चुनाव ऐसे हुए जहां पर दलों ने मिलकर के गठबंधन किया है, क्योंकि प्रचार में समाजवादी लोग थोड़ा पीछे थे। हम जनता को नहीं समझा पाए कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने गठबंधन किए हैं। अभी भी धारणा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पास बड़े पैमाने पे गठबंधन किए हैं, बड़े पैमाने पे दूसरे दलों के नेता हैं उनके साथ, इसलिए उनकी ताकत बनी है। और अब तो कई दल उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो हम समाजवादियों ने भी कहा कि विकास में हम समाजवादी लोग आगे हैं, लेकिन अपनी गिनती कैसे ठीक कर लें, गिनती ठीक करने के लिए लगातार समाजवादी लोग काम कर रहे हैं। और जब गिनती ठीक की तो हमारे लोगों को जानकारी होगी कि गोरखपुर का चुनाव जहां से मुख्यमंत्री चुन करके आते थे, वो चुनाव भी वो हार गए, उप मुख्यमंत्री भी हार गए। गिनती ठीक की तो जब हमने गिनती ठीक की, क्योंकि कई बार प्रेस में ये मैंने कहा कि हम पे काम भी है, उपलब्धियां भी हैं, और किस तरीके से आगे चीजें ले जा सकते हैं वो भी समाजवादियों पर हैं, लेकिन हम पे ग्लू नहीं है चिपकाने का कुछ। आखिरकार वो ग्लू ढूंढ लिया हम लोगों ने, जिसका संकोच करते थे। इसलिए गिनती ठीक की है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो गिनती ठीक करना सिखाया, उसी रास्ते पर चल करके हम समाजवादियों ने अपनी गिनती ठीक कर ली। तो यूपी में महागठबंधन पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गठबंधन से बीजेपी चिंतित नहीं है। इंडिया टीवी से बातचीत में मौर्य ने कहा कि गठबंधन के पास ना नीति है ना सही नियत, केवल पीएम मोदी को रोकना उनका लक्ष्य है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। सर, समाजवादी पार्टी और बीएसपी में गठबंधन हो गया है, कल इसका औपचारिक ऐलान होगा, तो हमको काहे को चिंता करें। अब वो दोनों गठबंधन जो कर रहे हों, मैं तो आपके माध्यम से सुन रहा हूँ कि ऐसा कोई गठबंधन हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ गठबंधन की जगह महागठबंधन हो जाए। अगर उसमें कोई और शामिल होने से बचा हो तो वो भी शामिल हो जाए। जिनको भाजपा से बैर है, जिनको मोदी जी से बैर है, जिन्हें देश के गरीबों से बैर है, देश के पिछड़ों से बैर है, वो सब एक होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने से रोकना उनका एकमात्र लक्ष्य है, और मोदी जी को देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना लक्ष्य है। वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को बाहर कर देंगे, सत्ता से बाहर करेंगे। उनका लक्ष्य बीजेपी को बाहर करना है कि मोदी जी को बाहर करना है, उनके लक्ष्य को देखिए। और उनके लक्ष्य के साथ साथ और उनका क्या है, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। न नेता है, न नीति है, न नियति है, और देश के लिए न कोई एजेंडा है। वो केवल एक सूत्री अभियान की हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों को हम नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसके लिए एक हो रहे हैं, और एक हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। वो ये भी कह रहे हैं कि जब से पता चला है बीजेपी को कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ आ रहे हैं, गठबंधन करने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने सीबीआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वो गठबंधन और मजबूत हुआ है। ऐसा है कि वो और मजबूत कर लें, क्योंकि 2 भ्रष्टाचारी, अपराधी, गुंडे, माफियागिरी करने वालों का संरक्षण करने वालों को अगर लगता है कि कोई जांच की आंच कहीं किसी चुनाव से पहले या चुनाव की घोषणा के बाद कोई जांच एजेंसियों के कार्यालय बंद हो जाते हैं क्या? कोई हत्या होगी तो मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है। आपके एनडीए में सहयोगी अपना दल, तो उसके खिलाफ भी उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, राजभर के खिलाफ भी उम्मीदवार नहीं उतारने की बात कर रहे हैं। अभी आप उनकी प्रेस आने दीजिए, वो हम देख लेंगे कैसे क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत जो संगठन है और जनता का जो व्यापक समर्थन है, संगठन और समर्थन जनता का, इसकी ताकत के बल पर हम 2019 में 2014 से बड़े नंबर के साथ उत्तर प्रदेश से जीत करके आएंगे और देश से जीत करके। आपके सहयोगियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि तोड़ने की उनको जिनको कोशिश करना कर लें, पहले वो एकजुट रहे, पहले ये तो कोशिश कर लें, हमको तोड़ने की कोशिश बाद में कर लेंगे। कांग्रेस को उस गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है। जो 2 सीटें हैं उस पर यह तय हुआ है कि भाई हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, और साथ ही वाराणसी में जो कि पीएम मोदी की सीट है, वहाँ साझा उम्मीदवार उतारने की बात चल रही है। उतार लें, जो भी साझा उम्मीदवार उतार लें, अलग अलग लड़ लें, जिनकी जिस तरह से इच्छा हो अपनी सारी इच्छा पूरी कर लें, लेकिन उनकी इच्छा अधूरी रह जाएगी जिस दिन रिजल्ट आएगा 0 0 0 0। एक आखिरी सवाल, राम मंदिर में एक नई तारीख पड़ गई है, तो क्या बेचैन है आप लोग और परेशान हैं, बेसब्री बढ़ी है? नहीं, हम क्यों बेचैन रहेंगे। हम एक राम भक्त हैं, हम चाहते हैं जल्दी से फैसला आ जाए, मंदिर निर्माण तत्काल प्रारंभ हो, ऐसी हमारी भी अपेक्षा है हर राम भक्त। तो मिशन 2019 के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है।
आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है। 2 दिन तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। इस महाधिवेशन की शुरुआत दोपहर करीब 3 बजे से हो रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के करीब 14,000 कार्यकर्ता और नेता इस अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। बड़ी बात यह कि अधिवेशन के दोनों दिन पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और देश भर के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। माना जा रहा है यह अब तक की सबसे बड़ी राष्ट्रीय परिषद होगी, जिसमें देश भर से लगभग 14,000 प्रमुख कार्यकर्ता जुटेंगे। करीब 30 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया है। आज शुरू होने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और ये वीआईपी गेट है रामलीला मैदान का। यहीं से जो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, इसके अलावा जो सभी केंद्रीय मंत्री और कई बड़े मंत्री जो है वो यहीं से अंदर दाखिल होंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए यहाँ पर एक छोटा मिनी पीएमओ भी यहाँ पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री का कार्यालय यहाँ पर बनाया गया है ताकि जो भी कामकाज इस दौरान वो करेंगे वो यहीं से करेंगे, क्योंकि सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री मोदी यहीं पर रहेंगे। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का कार्यालय भी यहाँ पर बनाया गया है और वो भी अपने कामकाज जो है वो यहीं से करेंगे। इसके अलावा सभी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें यहाँ पर एक अलग अलग लॉन्च दिए जाएंगे ताकि जो भी अपना कामकाज इन 2 दिनों के दौरान है वो अपना काम यहीं से करेंगे। आपको बता दें कि देखिए पूरी तरह जो गेट है वीआईपी गेट उसे अच्छे से फूलों से सजा दिया गया है। इसके अलावा सभी जगह जो पूरा रामलीला मैदान है वो इस वक्त टेंट और पर्दों से कवर है, कोई भी अंदर की तरफ झांक नहीं सकता है। तो बिल्कुल सुबह से शाम तक ये पूरा राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो अगले इन 2 दिनों में चलेगा। इसके अलावा पूरी तरह जो बैनर्स हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये बैनर है, इसके अलावा अमित शाह का बैनर है जिसमें लिखा है कि अब की बार फिर मोदी सरकार। तो बिल्कुल लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसे मद्देनजर रखते हुए इस राष्ट्रीय अधिवेशन को भी यहाँ पर रखा गया है। तो बिल्कुल एक चुनावी बिगुल भी अगर इसे कहें तो गलत नहीं होगा कि एक तरीके से अपने जो तमाम बीजेपी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कार्यकर्ता, सांसद, मेयर, जो भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें एक तरीके से मोटिवेट इस पूरे 2 दिनों के अधिवेशन में किया जाएगा ताकि जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उसके लिए तैयारी जो है वो पूरी तरह सब मंत्री जोरों शोरों से कर पाए। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और एसपी बीएसपी के गठबंधन पर बात करने के लिए लखनऊ से इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, साथ ही अशोक वानखेड़े जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले हम विशाल के पास चलते हैं। विशाल, ये बताइए, क्या अब सीटों का गणित फाइनल हो चुका है? एसपी बीएसपी के बीच सीट शेयरिंग जो है वो फाइनल हो चुकी है, लेकिन आरएलडी को लेकर क्या अभी पेंच फंसा हुआ है? बिल्कुल अर्चना, जब इंडिया टीवी ने बातचीत की मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सीटों को लेकर के अभी बातचीत हमारी फाइनल नहीं हो पाई है। सीटों को लेकर के जब बातचीत होगी उसके बाद हम बातचीत करेंगे। अभी सिर्फ जयंत चौधरी वहां मुलाकात करने गए थे, बातचीत करने गए थे। परसों जब जयंत चौधरी से हम लोगों ने बातचीत की थी तो जयंत चौधरी का भी कहना था कि सीटों को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारी बात बहुत अच्छे माहौल में हुई है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं अर्चना, उसके मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल 6 सीटें चाहता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और राष्ट्रीय लोकदल की जो मांग है उसको फिलहाल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक महागठबंधन के तौर पे नहीं मान चुके हैं। यही वजह है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें राष्ट्रीय लोकदल को नहीं बुलाया गया है। कल महागठबंधन का ऐलान जरूर होगा। कन्नौज में अखिलेश यादव की चौपाल चल रही है, अपने दर्शकों को लिए चलते हैं और सुनाते हैं क्या कह रहे हैं इस वक्त वो। जो कि मैं कह रहा था उस समय, अच्छा आपका स्वागत हो गया। अच्छा, आप सबका धन्यवाद, डिम्पल की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी आपका सबका धन्यवाद स्वागत के लिए। तो ये जो मैं बात कह रहा था कि किसानों को कीमत कैसे मिले, और मैं उदाहरण शुरू कर रहा था सरसों का खेत देकर के, सरसों की बात को लेकर के। इधर देश में हमारे प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी हिस्से हैं भारत के जहां पर बड़े पैमाने पर सरसों होती है, और हमें और आपको तो खाना सरसों के तेल का ही अच्छा लगता था एक समय पर।
कुछ चीजें हमारी माताएं बहनें बैठी हैं वो जानती होंगी कि घी में नहीं स्वाद आएगा उन चीजों का, अगर वो सरसों के तेल में बने तो ज्यादा स्वाद आएगा। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि कुछ साथी ये कहें कि भाई चिकन भी सरसों के तेल में बनेगा तो अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन सवाल मैं ये कह रहा हूं कि सरसों की कीमत अगर मिल जाए तो शायद किसान ज्यादा सरसों पैदा करने लगे। लेकिन जो आप खाते पीते हैं, बड़े बड़े लोग जो तेल खाने का भेज रहे हैं वो सरसों का नहीं है। अगर वो सरसों का तेल हो तो शायद सरसों का कीमत भी आपको मिल जाए, क्योंकि वो तेल कहीं और से आ रहा है। अशोक जी, कल जो मंच सजेगा उसमें अखिलेश यादव एक तरफ होंगे, एक तरफ मायावती होंगे। ये पहला मौका होगा जब एक समय से एक दूसरे से बिल्कुल अलग राजनीति के दो ध्रुव, यूपी की राजनीति के रहने वाले एक साथ एक मंच पर होंगे। देखिए, अभी तक तो ये हो रहा था कि अपने अपने जगह से दोनों अपने अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे थे और बार बार ऐलान कर रहे थे और एक दूसरे का साथ देने की बात कर रहे थे। लेकिन ये पहली बार होगा कि दोनों एक साथ, यानी बुआ और बबुआ साथ में होंगे। और जो बार बार लोगों को लगता था कि ये गठबंधन होगा कि नहीं होगा, ये कल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये गठबंधन होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है। रही जो बार बार आरएलडी की बात होती है, मेरा ऐसा मानना है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भले ही वो सीटों का बंटवारा बता दे, सब कुछ बता दे, लेकिन चुनाव के दिन, चुनाव में पर्चा वापस लेने तक ये रस्सी खींच वो चलती रहेगी, टग ऑफ वॉर। कहीं किसी कैंडिडेट को लेकर परेशानी होगी, कहीं किसी पर्टिकुलर सीट को लेकर परेशानी होगी। हो सकता है आरएलडी को कुछ सीटें दे के फिर कुछ जगह फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, ये जो आजकल नया वर्ड कॉइन हुआ है, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, यानी कॉन्टेस्ट करेंगे लेकिन दोस्ताना होगा, वो आपस में देख लेंगे कैसा करना है, यानी आपस में एक दूसरे के वोट काटेंगे और नाम देंगे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट उसका। ये भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें अभी होना है, क्योंकि मात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का ऐलान करना मैं मानता नहीं कि इसका कोई सोल्यूशन आ गया, क्योंकि जब तक सीटें तय नहीं होती कि एक सीट पर लड़ाई होगी कि कौन किस सीट पर कौन उम्मीदवार उतारेगा, ये सबसे बड़ी लड़ाई त्याग करेगा। इसमें उतारने की बजाय त्याग करना, कौन अपने कैंडिडेट को समझाएगा कि ये सीट हमने बीएसपी को दी है या हम अब नहीं लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी, दोनों पार्टियों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी संकट है दोनों पार्टियों। और साथ ही ये भी देखना होगा कि ये क्या दोनों पार्टियों की साख बचाने की कोशिश है या ये पार्टी बचाने की कोशिश है, और इसीलिए महागठबंधन किया गया है। इसी बड़ी खबर पर लौटेंगे तो दिल्ली के रामलीला मैदान में आज बीजेपी के 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होने वाली है, जिसमें देश भर से आए करीब 14,000 कार्यकर्ता और नेता हिस्सा लेने वाले हैं। हर्षवर्धन जी, जो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है, ये 2019 लोकसभा चुनाव के आसपास ही इसमें मुद्दे होंगे। जाहिर सी बात है, कितनी महत्वपूर्ण है ये आखिरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी चुनावों से पहले? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो मैं इसलिए मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, यानी जो मोदी शाह के नेतृत्व से पहले वाले नेता हुआ करते थे, उसमें एक बड़ी जमात बड़ी निष्क्रिय हो गई थी, और कहें कि एक तरह से पूरी जो सवर्ण नेताओं की जमात थी, उनका जो उत्साह था वो बहुत कमजोर पड़ गया था। और खास करके जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव के बाद, कम से कम अभी जो बिल पास हो गया है, जो मंजूरी मिल गई है दोनों को 48 घंटे के अंदर, उसके बाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो बैठ रही है, जो अधिवेशन हो रहा है, वो निश्चित तौर पर बड़े बूस्टअप के साथ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो उत्तर प्रदेश है, जहां सबसे बड़ी चिंता होने वाली है, उसके लिए कुछ सॉल्यूशन दिखाता है, कम से कम आशा की उम्मीद दिखाता है। चलिए, 3 राज्यों में हार से जो मॉरल डाउन हुआ था कार्यकर्ताओं का, वो ये जो आरक्षण का बिल पास हुआ है, सवर्ण आरक्षण का, उससे जरूर उत्साहित हुए हैं कार्यकर्ता, और इसका असर नजर आएगा इस कार्यकारिणी में भी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर। तो एक तरफ यूपी में महागठबंधन का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी 2 दिन तक 2019 के लिए महामंथन करेगी। थोड़ी देर में बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इस महामंथन से बीजेपी कैसे निकालेगी 2019 की जीत का अमृत, इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने जानने की कोशिश की। 2019 के चुनाव से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भव्य स्टेज के ऊपर अब की बार फिर मोदी सरकार के नारे के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीर लगी है। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी और एक तरफ विवेकानंद की तस्वीर है, और संदेश साफ है, नारा साफ है कि अब की बार
फिर मोदी सरकार। बता दें कि 2014 में मोदी, अब की बार मोदी सरकार का नारा था, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अब की बार फिर मोदी सरकार। पंडाल की बात करें तो पूरे देश भर से बीजेपी के प्रतिनिधि आए हैं, एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं और इस पंडाल में बाकायदा सभी के आराम से बैठने की व्यवस्था की गई है और चुनाव की रणनीति पर इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य तौर पर बात होगी। यानी स्पष्ट है कि बीजेपी के लिए ये राष्ट्रीय अधिवेशन अब की बार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ठीक 2019 के चुनाव से पहले हो रहा है। मंच पर प्रधानमंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बीजेपी के उपाध्यक्ष को स्थान मिलेगा। यानी फिलहाल बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। चुनाव में अभी 90 दिन के आसपास का वक्त है, घोषणा हुई नहीं है, लेकिन बीजेपी अपने राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए अपनी रणनीति तय करने में जुट गई है। कैमरामैन अमित ठाकुर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा इस वक्त रामलीला मैदान से, जहां से अभी आपने उनकी रिपोर्ट देखी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम पवन नारा से बात करते हैं। पवन, ये बताइए कि किस तरीके की तस्वीरें वहां दिख रही हैं? क्या पदाधिकारी और नेता वहां पहुंचने लगे हैं? औपचारिक रूप से कितनी देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी? जी, आपको बता दें, औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत लगभग 3 बजे होनी है, लेकिन नेताओं का पहुंचना यहां शुरू हो गया है। पूरे देश भर से एमएलए, एमएलसी और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर से लेकर कुल 12,000 कार्यकर्ता यहां पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इस बार के राष्ट्रीय अधिवेशन की रूपरेखा या कहें कि परिप्रेक्ष्य स्पष्ट है कि 2019 के चुनाव में जाएं तो कार्यकर्ता मतदाता को क्या बताएं। यहां एक बाहर प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें बाकायदा मोदी के कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया है। मकसद ये है कि हर कार्यकर्ता को ये पता हो कि आखिर यहाँ क्या हुआ या कहें कि देश में विकास क्या हुआ और मतदाता को बताना क्या है। मंच से यहाँ आज 2 महत्वपूर्ण भाषण होंगे। एक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो बताएंगे, कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे, और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद। बताया जा रहा है कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में 2 रेजोल्यूशन आएंगे, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक, और दोनों ही रेजोल्यूशन में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। अगर यहां कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ताओं को एक थैला दिया गया है। आप इसे कह सकते हैं कि बीजेपी की जीत का थैला है। फिर एक बार मोदी सरकार, राष्ट्रीय अधिवेशन। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं इसमें है क्या क्या? चलिए पवन, तो आपने तस्वीरें हमें दिखाई, आप लोगों से बात करिए। अशोक जी, 2019 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और उसको लेकर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी कितनी महत्वपूर्ण है? इसी से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों दिन इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौजूद रहेंगे और वहां पर उनके कामकाज के लिए इसीलिए मिनी पीएमओ भी बनाया गया है। नहीं, मैं मानता हूं कि ये बहुत अहम है उनके लिए, क्योंकि 2019 का चुनाव बिल्कुल मुंह पे आया हुआ है। अब समय नहीं है। 12,000 यदि कार्यकर्ता आते हैं पूरे देश से तो कुछ लेके जरूर जाएंगे, लेकिन उनके लिए रणनीति बताने की ज़रूरत है। जो वहाँ पे एग्जीबिशन लगी है कि विकास क्या हुआ, मेरा ये मानना है कि देश की जनता विकास को समझती है। जब विकास होता है और उसके बेनिफिट्स उनको मिलते हैं तो वो वैसे ही सरकार की जय जयकार करते हैं। यदि आज कोई कार्यकर्ता कोई जाके विकास के बारे में बोले और वो विकास वहाँ तक नहीं पहुँचा है तो ये मिसफायर बैकफायर भी हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि एक अच्छा गोल्डन चांस है दिल्ली के तमाम नेताओं को, जो वरिष्ठ पंक्ति है बीजेपी की, उनको इन लोगों से सुनना चाहिए कि जो विकास हमने दिल्ली से भेजा था वो गांव तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, और नहीं पहुंचा तो उसके कारण क्या है, वो अभी बचे हुए समय में हम कैसा पहुंचा सकते हैं। यदि ये 2 वे ट्रैफिक यदि चला तो मुझे लगता है 2019 के लिए वाकई ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। लेकिन जो लगातार नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोलते आ रहे हैं, रैलीज में बोलते आ रहे हैं, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जब भी वो बोलते हैं तो वही अपने विकास की जो चीज़ें उन्होंने किए हैं वो बोलते हैं। तो आम जनता तो इस बात को रट चुकी है कि विकास मोदी जी ने क्या क्या किया। अब देखना है वो गांव तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। यदि गांव तक पहुंचा है तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, और नहीं पहुंचा है तो इन कार्यकर्ताओं का, इन 12,000 लोगों का ये काम होगा कि वो क्यों नहीं पहुंचा और वो कैसा पहुंचे। अशोक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री भी अपने सांसदों से, अपने कार्यकर्ताओं से हमेशा जब संबोधन करते हैं तो वो कहते हैं कि सरकार की जो काम है वो आप लोगों को बताइए, लोगों तक पहुंचाइए। और अब जो ये पदाधिकारी यहाँ आए हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि आम जन तक जाके वो काम पहुंचाएं, और खासतौर पर जब इस सवर्ण आरक्षण बिल पास हुआ है उसके बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा दूसरी तरह से देखता हूँ। एक तो ये कि अगर
आज जो अधिवेशन हो रहा है इसके बाद कोई रणनीति बना के कोई विकास का काम कहीं तक पहुंच जाएगा तो ये लगभग असंभव है। और ऐसी कोई रणनीति बनाने पर भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान ही होना है, क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी होगी, उससे आप कुछ हासिल नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि जो भी विकास का काम है, जो भी एजेंडे का काम है, या कहें कि जो पिछले 4.5 साल से ज़्यादा सरकार कर चुकी है, वो दिख रहा होगा। लेकिन दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो बताता है कि हमने क्या क्या किया, यानी नरेंद्र मोदी बोलेंगे, अमित शाह बोलेंगे, बड़े नेता बोलेंगे। लेकिन अगर वही भाषण कार्यकर्ता भी बोलने लगेगा तो हो सकता है कि वो बैकफायर करे, जब वो कहेगा कि 8 करोड़ उज्ज्वला चला गया, इतनी सड़क बन गई, इतना ये। दिल्ली का आदमी NH-24 वाले भाषण को सुन लेगा, लेकिन अगर आपको किसी को बनारस के आसपास के आदमी को बताना है तो उसको बाबतपुर वाली रोड बतानी पड़ेगी। और जो 14,000 या 12,000 जितने भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको ये किसी तरह तैयार कर पाए कि ये 12-14 हजार लोग अपनी टीम के साथ जो विकास का काम इस सरकार ने किया है, और कम से कम मैं निजी तौर पर मानता हूं कि अगर डेवलपमेंट एजेंडे की बात करें तो पिछले कई समय की सरकारों के बाद विकास के काम करने में बहुत आगे हैं। कहां हुआ है उनको बताना और उनके कहे कि संदर्भ जोड़ के बताना, ये भारतीय जनता पार्टी करता है। पदाधिकारी है, यानी जो लोकल लेवल पे काम हुए हैं वो पहुंचाएंगे लोगों तक, तो इसका फायदा पार्टी को होगा। अशोक जी, एक खबर आ रही है, तो बीजेपी जहां एक तरफ महामंथन करी, दूसरी तरफ 2019 को लेकर अखिलेश यादव ने नया नारा दिया है। उन्होंने कहा बीजेपी का धोखा बोलता है, यानी नया नारा दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव की चौपाल इस वक्त चल रही है और उन्होंने वहां ये नारा दिया है। एक ही नारा होगा, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ इनका धोखा बोलता है। भाजपाइयों का धोखा बोलता है। कोई 15 लाख तो नहीं इंतजार कर रहा है? क्यों सपेरो, तुम तो नहीं इंतजार कर रहे हो? इनके भी लोहियाबाद छिन गए, इनकी पेंशन भी छिन गई। नारा नहीं था, तो था कि यूपी के 2 लड़के मिल गए हैं तो 2019 को लेकर अखिलेश यादव ने नया नारा दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए एक ही मंत्र है, बीजेपी का धोखा बोलता है। हर्षवर्धन जी, ये नारा जो दिया गया अखिलेश यादव ने, उनका नारा था कि काम बोलता है, लेकिन बीजेपी के लिए उन्होंने तय किया है बीजेपी का धोखा बोलता है। क्या वाकई जनता तक ये संदेश पहुंचा पाएंगे अखिलेश यादव? देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश जी शायद थोड़ा उत्साह में ये नारा तय कर ले गए, क्योंकि काम बोलता है भी असर नहीं कर पाया था। 2017 हमने देखा जो इनका बहुत बड़ा, और इसमें कहीं कोई बहस नहीं कि अखिलेश यादव ने कई बड़े अच्छे काम किए थे, और वो ऐसे काम थे जो डेवलपमेंट एजेंडे की बात करने वाले थे। लेकिन जो काम बोलता है नारा, वो काम नहीं कर गया। इसके बावजूद अगर वो कह रहे हैं कि बीजेपी का धोखा बोलता है, उसी तर्ज पर ये नारा ले आ रहे हैं, तो ये देखने की बात होगी कितना वो असर कर पाता है। देखिए, काम ना बोलना और राजनीति के रिजल्ट आना, यदि काम नहीं बोलता है तो फिर बीजेपी का भी जो काम किया 4 साल में वो नहीं बोलेगा। सवाल है आप परसेप्शन कैसा बिल्ड करते हो इन चुनाव के दरमियान। आपने अभी एक बात करते हुए कहा कि वो NH-24 की बात नहीं समझ में आएगी उनको, ग्रामीण। लेकिन यदि मेरे गांव में सड़क ठीक हुई है तो ये मुझे कार्यकर्ता को बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं देख रहा हूं। मुझे लगता है ये 2 वे होना चाहिए। यदि उसके गांव की सड़क बनी नहीं है और हम बार बार NH-24 की बात करते हैं, तो उस कार्यकर्ता को बताना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व को, कि सर NH-24 नहीं चलेगा, मेरे गांव की सड़क भी बनानी पड़ेगी, कुछ तो वहां मूवमेंट करना पड़ेगा। कुछ तो अभी 9 महीने में गिट्टी भी डलना शुरू हो जाएगी तो लोगों को लगेगा कि चलो कहीं तो हुआ, काम तो शुरुआत हुआ। लेकिन मात्र 24 बेच के, जैसा पटना के हाईकोर्ट ने पटना के एक जस्टिस को नोटिस इशू करनी पड़ी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, जज को खुद, कि भैया ये रास्ता जो आपने बनाया है क्या? आम आदमी तो रोज उसमें तरह। आप कह रहे हैं, आप लोग का कहना है कि अगर विकास होता है तो वो अपने आप लोगों तक पहुंचता है। अशोक जी का कहना है उसको पहुंचाने की जरूरत नहीं, जबकि हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि आम कार्यकर्ता को लोगों तक पहुंचाना होता है, बताना होता है। और लोकल बात करेंगे तो कल अखिलेश यादव और मायावती लखनऊ में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों महागठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। विशाल हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विशाल, इस गठबंधन से कांग्रेस को बाहर क्यों रखा गया? इस महागठबंधन में कांग्रेस की जगह क्यों नहीं बन पाई?
देखिए, जो हमारे सूत्र रचना हमको बता रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस लगभग 15 सीट्स मांग रही थी इस महागठबंधन में, जब से 3 राज्यों के रिजल्ट्स आए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। जिस तरीके से कांग्रेस ने कमबैक किया था, 15 सीटों का जो डिमांड थी उसको कहीं ना कहीं ये दोनों ही महागठबंधन की जो प्रमुख पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, वो किसी भी तरीके से पूरा करने के लिए तैयार नहीं थे। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें अमेठी और रायबरेली के लिए तो कांग्रेस के लिए वो निश्चित तौर पर समर्थन की घोषणा कर सकते हैं, जो कि उम्मीद भी की जा रही है कि करेंगे। लेकिन चूंकि कांग्रेस की तरफ से जो 15 सीटों की डिमांड की जा रही थी, यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने लगातार कांग्रेस से किनारा करके रखी है। और बातचीत तो जरूर हुई, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत तो जरूर हुई, महागठबंधन के नेताओं की, लेकिन वो बातचीत अमली जामा में नहीं पहुंच सकी और किसी भी फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच सकी। यही वजह है कि कांग्रेस को जो तो कल इस महागठबंधन का प्रारूप क्या होगा, ये दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता मीडिया के सामने रखेंगे और इसके जरिए यूपी में किस तरह से सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ेगी, ये तस्वीर पूरे तौर पर साफ हो जाएगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए।